अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज लाई हूं आपका अपना शो जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो हमारे गेस्ट हैं पीटीआई से इनका ताल्लुक है। शहजाद कुरैशी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पीटीआई कैसे ज्वाइन की? पीटीआई कैसे ज्वाइन की? कितना अरसा हो गया आपको इस पार्टी में? पीटीआई मैंने 2010 में ज्वाइन की थी अच्छा। और आप समझ लें तकरीबन 10 साल हो गए। और बस एक जुनून था। अच्छा। जो आपको पता है, जो हमारे जो पीटीआई के टाइगर्स हैं उनमें जुनून ही चल रहा है। बिल्कुल। और खान के फॉलोअर्स हैं, खान को फॉलो करते रहे। और फिर एक दिन सोचा कि बस अब बहुत हो गया, ड्राइंग रूम में बातें करना, सियासत पे गुफ्तगू करना, वोट डालने भी नहीं जाना और बातें बड़ी करना। हमने कहा हम वोट भी डालेंगे और इस मुल्क में चेंज लाने के लिए कोशिश भी करेंगे। और अब हम वो वाले गॉसिपर नहीं होंगे जो ड्राइंग रूम में बैठ के सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। तो बस वही सिलसिला चल पड़ा। मतलब आपको और अब चलता ही जा रहा है। करने का मौका है। ऑब्वियसली देखें, मैंने अपने बाप दादाओं को ये सुना कि मुल्क में ये हो गया, उसकी गलती थी, ये था, वो था। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में रिवाज नहीं था वोट डालने का। बिल्कुल ऐसे है। आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के इलेक्शन देखें और उसके बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं। लोग अपने उससे पहले भी कुछ नहीं हुआ। जाया कर देते तो फिर कुछ लोग उनका वोट डाल भी देते थे। बिल्कुल ऐसे है। वो 2 नंबर वोट बन जाते थे। तो मेरा ये था कि आप निकले, कोशिश करें, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल। आप कोशिश ही नहीं करते और बैठ के बातें करते रहेंगे तो वो मेरा ख्याल है फिर आपका बेटा भी एक दिन बड़ा होके यही बोल रहा होगा ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कि मेरे बाप दादा ने कुछ नहीं किया। तो एटलीस्ट हम कर रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह यही आप देखिएगा कि अब जो असल चीज है जो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत, जो किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरियत को मजबूत करती है, कि एक सिलसिला स्टार्ट हो जाए और लोग उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो। जब लोग इन्वॉल्व होंगे ना, आप यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता ये सारा गंद जिसको मैं बोलता हूँ ये साफ हो जाएगा। आइंदा आने वाले 15-20 सालों में आप देखिएगा हमारा मुल्क, जो हम हमेशा यूरोपियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यूके डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, उनकी 300-350 साल पुरानी तारीख है। उसको हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे मुल्क में तो 70 साल के अंदर जमहूरियत को कितना हमने टाइम दिया है। और अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत के नाम पे जिन लोगों ने गवर्नमेंट की है वो भी एक डिक्टेटर ही थे। तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो आपसे पहले पार्टीज होके गई हैं उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है, उनकी कारकर्दगी पे रोशनी डालें? देखें, ऑब्वियसली वो मेरे अगेंस्ट हैं, कंपटीशन पार्टी है, ऑपोजिशन है। तो हर यहाँ पर सियासत का एक रुझान रहा है कि बुराई करना लाजमी है। बिल्कुल, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, आपको पता है। लेकिन इस बात से भी हमें इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने ये मौका फराहम किया है लोगों को, क्योंकि डिलीवर कुछ नहीं किया। अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले 30-40 सालों के अंदर तो जीरो रही है। अब वो जो जीरो परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो डिक्टेटर के दौर में रही है या वो जमहूरियत पसंद गवर्नमेंट के दौर में रही है, अवाम को कुछ नहीं मिला। अब अवाम इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि वो हमसे भी 2 साल में 70 साल का गंद साफ करने की बात करती है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अच्छी बात है, उनको हमसे अभी भी उम्मीद है कि हम ये काम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा 5 सालों में बहुत हद तक लोगों को इत्मीनान होगा। मैं ये नहीं कहता यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। सिस्टम्स पे काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें इससे पहले होती नहीं थी, वो होने अभी जा जो रही हैं। मौजूदा कराची की सूरत हाल है उसको किस तरह से आप बेटर कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? आपके हाथ में इख्तियारात हैं? देखें, मैं सिंध का एमपी हूँ लेकिन मैं कराची से मुंतखब हुआ हूँ। आज जो कराची की हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? किसको आपको लगता है कौन जिम्मेदार है? गुजरी हुई पार्टीज? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं सिंध का एमपी हूँ और मैं कराची आइट हूँ। अच्छा। कराची से मुंतखब हुआ हूँ। सही। कराची तो हमारी दुखती रग है। ऐसे है। कराची के साथ जो कुछ हुआ है पिछले 70 सालों में। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था। रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब तो वो एक लेकिन अब माजी कूड़े की के बातें रह ढेर गई। जहाँ कूड़े के नजर ढेर आते हैं और बुरा हाल है। और जिम्मेदार कौन है इसका? ऑब्वियसली साबका जो भी हुक्मरान रहे हैं उन्होंने कराची को एक खास कहना चाहिए कि निशाना बनाया है। देखिए, कराची के खिलाफ साजिश उसी वक्त से स्टार्ट हो गई थी जब यहाँ से दारुल खिलाफा इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। वरना आप कराची के पुराना कराची देखें, नॉर्थ नाजाबाद, आपका जो पूरा एरिया था वो डेवलप हुआ था, प्लानिंग के साथ हुआ था, प्रॉपर सेवरेज सिस्टम,
वाटर लाइंस, बड़े बड़े रोड, रोशनियों का शहर कहा जाता था तो इसको। एक प्लानिंग के तहत था। लेकिन बाद में किसी भी हुक्मरान ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से था, कराची को एक लावारिस बना दिया। इसकी एक गलत तरीके से इसको आबाद किया गया। और आप देख लें कि आज बदकिस्मती से बोलना पड़ता है कि कराची की 55% आबादी कच्ची आबादी है, बिल्कुल, जहाँ ना प्रॉपर सिस्टम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पानी पानी की नहीं लाइन है, है, ना सेवरेज है। पानी नहीं देखिए है। किसी भी शहर की जो खूबसूरती कह लें, किसी भी शहर का स्टैंडर्ड अगर हाई करना है, आपको 3 चीज़ों पर तवज्जो देनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स, सेवरेज का सिस्टम और पानी। और आखिर में मैं कहूँगा कि चौथी जो आखिर में चीज़ बाद में इंक्लूड होती है वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये 4 चीज़ें हो ना और प्रॉपर प्लानिंग के तहत हो तो कोई भी शहर पीछे नहीं रहता। कराची के साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। लेकिन अभी जो पानी का बहरान है और कूड़े के ढेर हैं, और आगे सर्दियों में आपको पता है पहले ही उन्होंने न्यूज़ में बता दिया कि कराची में गैस का बहरान भी रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपके इल्म में इजाफा कर दूं, गैस का बहरान पिछले 10 साल से है, कराची में अब 2 साल से आना शुरू हुआ है। वरना आप पंजाब में पता करें, पंजाब में बहुत, बलूचिस्तान में पता करें, कहीं भी करें, वहाँ गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। बिल्कुल है। तो जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए क्यों हो रही है। क्योंकि दुनिया में जो नेचुरल गैस होती है वो कंज्यूमर को, इंडस्ट्रीज को, किसी एक को दी जाती है। बाकी आपको पता है एलपीजी और वो दूसरा जो भी है सिलेंडर के जरिए होती है। पाइपलाइन के जरिए हम लोगों के घरों में हमने फैला दिया पूरा नेटवर्क, उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। सबको पता था ये 20, 25, 30 साल तक के लिए जो जखीरे हैं सुई के और जो इंटीरियर सिंध के अंदर से जो निकले, इसकी हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। हमने सीएनजी गाड़ियों को दे दी, सब कुछ दे दिया बगैर प्लानिंग के। हमने ये नहीं सोचा कि 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। तो किसी भी मुल्क की प्लानिंग होती है कि कितना पेट्रोल हमारे पास से निकल रहा है। जब ये हुकूमतें आई इन्होंने कोई प्लानिंग्स नहीं की थी, आपको लगता है? कोई प्लानिंग नहीं है। इनकी प्लानिंग्स क्या थी? सबसे बैड डिसीजन क्या था? सीएनजी देना। अच्छा, मतलब आपको लगता है सीएनजी नहीं देनी चाहिए थी गाड़ियों में? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, आप ज्यादा से ज्यादा ना इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे देते, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से एक आम लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी को फायदा होता। अब मैं प्राडो चला रहा हूँ, मैं रिवो चला रहा हूँ, या मैं नई करोला चला रहा हूँ, उसमें सीएनजी की मुझे क्या जरूरत है? ये उनको दें जो बेचारे, जिनको जरूरत है, इनको सस्ती, वो जिसको आप कहें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप दे दें। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने सीएनजी पूरे पाकिस्तान में आम कर दी, अब तो आपके मुल्क से गैस खत्म होने जा रही है। ये लोड शेडिंग इससे थोड़ी हो रही है कि जानबूझ के हो रही है, गैस तो मुल्क से हो रही है। अब ऑब्वियसली आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक मुआहिदा कर लिया, महंगा मुआहिदा कर लिया। अब उसको वो वापस से रीडिसाइड होने जा रहा है, चीजें होने जा रही हैं। अब हमें गैस खरीदनी पड़ेगी बाहर से, हमारे पास तो कोई चारा नहीं है, या तो नए ज़खायर हैं या गैस हमें खरीदनी पड़ेगी। तो नए ज़खायर कैसे आएंगे? इसी तरह से जैसे देखिए नए ज़खायर को ऐसा तो नहीं है मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कि मैं कहूँ कि इस जगह से गैस निकल आए। ऑब्वियसली की रिसर्च होती है, इंटरनेशनल जो कंपनीज होती हैं वो आती हैं, उस जगह का सर्वे करती हैं कहाँ गैस है कहाँ नहीं है। तो हमें बेसिकली इसको इतना आम नहीं करना है गैस तो को। गुजरी हुई हुकूमतें जो हैं, जो गुजर गई हैं, अब नहीं है यहाँ पे, आपको क्या लगता है उनके क्या प्लान्स थे? उनके प्लान्स पाकिस्तान को आगे लेके जाने के नहीं थे? उनके प्लान्स जो थे वो पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए नहीं थे? देखिए इसमें 2 से 3 चीजें हैं। बदकिस्मती से मैं गवर्नमेंट में आया, मैंने अपनी 5 साल की एक पॉलिसी दी। पहले तो मैंने करप्शन दबा के की, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी शुरू कर लिए, अच्छा, थोड़ा बहुत दिखावे के लिए या जो भी। नेक्स्ट गवर्नमेंट आई वो बंद कर दिया, अपने नए शुरू कर लिए। बिल्कुल, ये भी गलत है। ये जो पैसा है ना, ये शहजाद कुरैशी का या इमरान खान साहब का या जरदारी का या नवाज शरीफ का नहीं है ना। ऑब्वियसली जो भी वजीर आजम आता है, इमरान खान साहब क्यों कहते हैं ये बात कि ये पैसा मुल्क को कौम की अमानत है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना जिससे जो वक्ती तौर पे तो लोग वाह वाह कर रहे हो। मुझे आप एक चीज बताएं ना, पीली टैक्सियां कितना लोगों ने वाह वाह किया। येलो कैब्स का क्या हुआ? डिफॉल्ट कर गए। बिल्कुल, मेरा आपका पैसा, टैक्स का पैसा लोगों में आपने बांट दिया, लैपटॉप्स दे दिए, चीजें दे दी। देखिए कोई कौम पैसे देने से तरक्की नहीं करती है कि आप उसको चीजें देना शुरू कर दें। आपने साइमल्टेनियसली बहुत सारे एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं। आपने माशी पॉलिसी देनी होती है, नंबर 1। दूसरा ये कि आपने इसके साथ जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनके लिए कोई पॉलिसीज लानी पड़ती हैं। ये थोड़ी है कि आप हर चीज में सब्सिडी दें। अभी जो महंगाई है, मुझे कतन इससे कोई इनकार नहीं है, खान साहब भी इसका बार बार इकरार करते हैं। मेरे ख्याल में 2 साल 4 महीने हो गए आपकी हुकूमत को।
2 साल तकरीबन 2 महीने हुए हैं। अच्छा, 2 2 महीने हुए हैं। आप ये समझ लेंगे वैसे तो अगस्त में उन्होंने किया था, लेकिन जुलाई में मुंतखब होके आए थे। लेकिन अवाम बहुत सीख पाए, आपको पता है माशी हालात से चीनी की देखिए, कीमतें बढ़ गई हैं और आटे की भी बढ़ गई हैं, और एक नॉर्मल इंसान कैसे खा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, महंगाई हुई है, बहुत बहुत बुरी महंगाई तरह हुई से है, और हुई है, इसको लोगों पे मैंने इफेक्ट कहा हुई ना कि है। इमरान खान साहब भी इसको चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं फिर बोलूँगा कि ये पिछली हुकूमतों का वबाल है जो हमारे सर पे डला हुआ है, और दूसरा माफियाज, पहली दफ़ा पाकिस्तान में ना माफियाज पे काम होने जा रहा है। आप ये देखें कि लोग ये तो कहते हैं यार कि चीनी का हुआ क्या कर लिया, अभी उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद वो रिपोर्ट पब्लिक से शेयर की, मीडिया पे रिलीज की, उसके बाद वो नैब को भेज दिया। अब नैब डिसाइड करेगा कि किसने बुरा किया, किसी ने अच्छा किया, वो सजा वहीं से होगी। लेकिन एक अच्छी मिसाल ये कायम हुई है कि एक ऐसा वजीर आजम जिसने अपने ही लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है ना। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज, आप सिस्टम्स बनाने जा रहे हैं। और ये चीनी की कीमत है, मैं ये समझता हूँ, जो मैंने अभी स्टडी की है, जिस तरह से खान साहब अपनी कैबिनेट डिवीजन के साथ ये सारे फैसले कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 20-25 दिन तक काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी और सिस्टम्स में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम किसी की जरूरत नहीं होगी कि इस तरह से रेट अपनी मोनोपोली के साथ। आवाम को हमेशा यही शिकायत रही है कि जब लीडर बनने से पहले इतने वादे किए जाते हैं, जैसे ही लीडर की कुर्सी और लीडर की एक सीढ़ी क्रॉस होती है, उसके बाद वो सारे वादे जो है वो पानी हवा हो जाते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, खान साहब ने भी लीडर बनने से पहले, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, खान साहब 5 साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी है। अभी 2 साल हुए हैं। हाँ। मेरा ये उन पे एतमाद है, एक ट्रस्ट है कि 5 साल के अंदर इंशाल्लाह सारे वादे पूरे होके जाएंगे। अच्छा, यानी कि आप चाह रहे हैं कि खान साहब को टाइम देना चाहिए। टाइम देने की बात ही नहीं है, आवाम के वोटों से मुंतखब होके आए, आवाम के वोट से मुंतखब होके आए। 5 साल दिया है तो 5 साल तो कंप्लीट करेंगे ना। अगर 5 साल, या आप ऐसे ही बोल लें कि मैंने एक सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी से भी, मैं एक ठेकेदार हूँ, एक वेंडर हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने लिया है, और उसमें मैंने लिख के दिया है कि मैं 3 साल में सड़क कंप्लीट करूंगा। मतलब अपना टाइम ड्यूरेशन लिख के दिया आपने कि इतने टाइम 5 साल तो देखिए हमें दिए है ना, पॉलिसीज तो 5 साल के। इवन ये कि खान साहब की अच्छी बात ये, अगर आप बिलियन ट्री सुनामी देखें और दूसरे प्रोजेक्ट देखें, वो 15-15, 20-20 साल के वो कर रहे हैं। क्यों? दुनिया में ऐसा होता है कि आप विजन होता है आपका कि यार मैंने 20 साल बाद इस मुल्क को, इस शहर को कहाँ देखना है, मैंने 10 साल बाद कहाँ देखना है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। आप इससे अंदाजा लगा लें, स्टॉक बहुत बेहतर हुई है, यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है। व्यूअर्स, हम मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं शहजाद कुरैशी साहब से, इनका ताल्लुक पीटीआई से है, और हम बात कर रहे थे सर, स्टॉक पे बात कर रहे थे। मैंने आपको पूरी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हुई है, स्टॉक बहुत बेहतर हुई है, और आप ये देखें कि इमरान खान साहब इंटरनेशनली, एशिया वर्ल्ड मैगजीन ने, ओवरऑल WHO ने, सब ने इनको सराहा। ये जो कोरोना पे आपको पता है, ओवरऑल खान साहब के बारे में शुरू में लोग उन्हें बहुत प्रोपेगेंडा किया, कुछ मीडिया की हजरात भी पीछे लग गए, बिल्कुल ऐसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कितने लाखों लोग खुदा ना खास्ता मर जाएंगे। और एक पार्टी के सीएम साहब तो हाथ जोड़ जोड़ के कि खुदारा खान साहब, और वो जो सारी ड्रामेबाजी क्रिएट की गई, एट द एंड तो वही हुआ ना जो खान साहब ने कहा। देखिए, हमारा मुल्क जो है ना, खान साहब को इस बात का एहसास है कि हमारा मुल्क जो है, यहाँ गुर्बत है, बिल्कुल, और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए लोग हैं, और अपॉर्चुनिटी उस तरह से है नहीं है, बहुत एग्रेशन है, बहुत एग्रेशन भी है। बहुत तो आपने बेसिकली कोरोना और कारोबार साथ लेके चलना था। और दूसरी तरफ ये आपको पता है, हमारे यहाँ नौजवान तबका मोर देन 60% है, ये यूथ है, इसको किस तरह से आप यूटिलाइज करोगे? लेकिन आज इतनी यूथ है जो कि बेरोजगार होकर बैठ गई है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, इस महंगाई के बहरान की वजह से आपको पता है कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अगर स्टैटिस्टिक देखेंगी ना, महंगाई से कम बंद हुए हैं कोरोना, ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में जो एक वो आया। क्या आप इंग्लैंड,
अमेरिका, यूरोप, अभी फ्रांस में कर्फ्यू लग गया है, क्या हाल हुआ है, इटली का क्या हाल हुआ है। बट कोविड-19 जो है वो कवर हो चुका था, उसके बाद जो ये महंगाई का एक बहरान आया जब है, 6-7 बहुत सारी महीने कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज निकाल दिए हैं। देखिए 6-7 महीने जब ऑब्वियसली कोई सरवाइव कर पाया, कोई नहीं कर पाया, और ओवरऑल फिर लोगों ने कोरोना का बहाना भी किया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ऐसे भी निकाला जिनको उस वक्त नहीं निकाल सकते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि हमारी गवर्नमेंट पटवारियों की गवर्नमेंट नहीं है कि हम हर चीज में यस सर करें। और ना खान साहब को अपने स्पीच करते हुए देखा होगा कि उन्होंने कहा होगा महंगाई है ही नहीं है। मैं तो गया था, टमाटर 10 रुपए का मिल रहा है, बिल्कुल टमाटर 120 रुपए का तो है। तो अभी खान साहब ने जो कमेटीज बनाई हुई है, इंशाल्लाह आप देखिएगा 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में बहुत फर्क पड़ेगा। अभी इन्होंने जो गंदम है वो भी इम्पोर्ट हो गई है। फर्क तो पड़ रहा है, पंजाब में भी और कराची में भी चोरियां बहुत बढ़ गई, बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, एक चीज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, सेहत है, एजुकेशन है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। पंजाब में अगर हो रही है तो ये पीटीआई रिस्पॉन्सिबल, सीएम साहब रिस्पॉन्सिबल है, उनका काम है एक्शन लें। बिल्कुल। लेकिन कराची में जो हो रही है तो सिंध गवर्नमेंट वो है। इवन अभी आटे का भी आपको पता है मसनूई बुरहान भी हुआ, ओवरऑल तो कमी थी, आटा गायब लेकिन कर दिया सीएम साहब ने अब कल से रिलीज करने जा रहे हैं वो। अच्छा। अब आप ये सोचें, ये तो जुल्म है ना। आपने रोक के क्या वो, सिर्फ ये कि ये जो अभी इनके मुजाहरे शुरू हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है, या जो इनके जलसे होने जा रहे हैं, जिनको मैं जलसियां बोलूंगा, छोटे छोटे होंगे, जो हमें पता है अवाम हमारे साथ है, अवाम समझती है, क्योंकि अब मुल्क का चेंज करने का जो एक है ना, सही मायनों में एक ऑनेस्ट और ईमानदार इन रैलियों का, इन धरनों का क्या असर पड़ेगा कुछ पीटीआई पे? आप समझते हैं कि ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? अवाम के मफाद के लिए। बिल्कुल, इनको अवाम का दर्द है, बिल्कुल, ये अवाम की तकलीफ को समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुंतखब। पहले मैंने एक तकरीर सुनी थी मरियम साहबा की, उन्होंने कहा था कि जो वोट आप डालोगे वो जरदारी से, पता नहीं एक दूसरे के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे थे कुछ इस तरह से, तो आज फिर वो जरदारी और बिलावल के साथ बैठी हुई थी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, खान साहब ने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी कहा कि जब इनको ये लगेगा कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे। और आप देख लें, कल तक एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, बिल्कुल, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज साथ हैं। आज मैं यहाँ आपके ऑफिस आ रहा था, शारे फैसल में मैंने देखा कि सबकी साथ तस्वीरें लगी हुई हैं और सब आवाम के दर्द और के दुख की और महंगाई की बात कर रहे हैं, जबकि 70 सालों में यही महंगाई के जिम्मेदार रहे हैं। इनमें से एक तो मौलाना फजल रहमान साहब, मुझे हैरान हूँ कि वो तो पिछले 15 साल से हुक्मरानी थे, जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट आती थी उसके साथ वो फेडरल मिनिस्टर होते थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन में 10 साल। सब्जियों में आलू होता है ना, जो हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है, तो उन्होंने आलू कह लें या टमाटर कह लें, टमाटर का भी ये खूबी होती है कि वो, या नमक कह लें, डलना जरूरी नहीं, उनकी सेहत से वो नमक लगते नहीं है। खैर, एनीवेज, अभी जो है करंट सिचुएशन, उस पर कुछ बात करना चाहेंगे। कराची में जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ये सारी चीजें, देखिए कराची में इनका क्या हल है, इनका क्या कंक्लूजन क्या निकलेगा? 11 ट्रिलियन का, 11 खरब रुपए का पैकेज दिया है, उस पर काम हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना, इंशाल्लाह जब हम यहाँ से हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे तो पूरा पाकिस्तान कराची समेत हमें दुआएं दे रहा होगा। जो प्लानिंग होने जा रही है, जो चीजें हैं, पिछला तो हो गया ना। अनफॉर्चुनेटली कराची को कचराची या कचरा वाला सिटी कहना शुरू कर दिया, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कराची में बहुत बेहतरी आएगी। प्रॉपर प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, नाले और ये तमाम चीज़ों पे आप देखिएगा कि बहुत बेहतरी आएगी। और ये बेहतरी इस करप्ट सीएम से, या सीएम की जो पार्टी है, या जो इनकी पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है, साई सरकार है, इससे नहीं आएगी। अच्छा। इंशाल्लाह आप देखिएगा, ये भी खान साहब का विजन है कि खान साहब ने कराची पैकेज अनाउंस किया, कराची के वो है और सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया है, तो आपको बहुत इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। अभी जो मरियम नवाज की फादर को, सॉरी शहबाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया गया, तो उसमें उन पे बाकायदा हमला किया गया। ऑपोजिशन ने, बकौल उनके, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने मेरे पे हमला करवाया। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? वाकई उन पे हमला हुआ था? और शहबाज शरीफ पे? नहीं, मरियम नवाज साहबा पे। जिस दिन शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, उस दिन वहां पे उन पे पथराव किया गया। उन्हीं के अपने लोग हैं पटवारी, उन्हीं का कोई एक हाथ पत्थर लग मतलब वो इस तरह का ड्रामा रचा सकते हैं?
ड्रामा भी रचा सकते जो क्या लोग मिलेगा उनको इस जो ड्रामा लोग के रचाने से? ऑब्वियसली सिंपैथीज, आवाम की सिंपैथी चाहिए। हाँ। और ऐसे लोग जो बुलेट मोस्ट प्रूफ करप्ट गाड़ी हो, पे मुझे बताएं, गोली का निशान नहीं लगता, गोली नहीं लगती, उस पे पत्थर का निशान कैसे लग गया? यही तो इनकी क्वालिटी है। आप उनसे ये पूछेंगे जहाँ से 100 करोड़ का काम होता था, हाँ। तो ये भी उनकी, मैं समझता हूँ हाथ की सफाई बड़ी अच्छी है कि 100 के 100 करोड़ हड़प कर आते थे। मतलब बुलेट टर्की, प्रूफ, हाँ। चीन, हर जगह उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हुई हैं। तो देखिए जो लोग करप्ट होते हैं, जिनको इस वो तो मुल्क से कहते कोई हैं कि मफाद नहीं ये होता। हमारे जो हमारे दादा है, दादा परदादा, उनकी जायदाद है। दादा लोहार थे उनके। अच्छा। इसके शहबाज शरीफ और नवाज अच्छा। शरीफ के जो वाले थे, अच्छा। उनसे पूछे आपके वज़ीर आला या आपके माजरत के साथ जनरल ज़ियाउल हक साहब के को तो आप अब्बू बोलते थे, उनको अच्छा। आपने डैडी बनाया हुआ था, उसके बाद ही आपके हालात चेंज हुए। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। तो वो यही कहते हैं ना, हमारे बाप दादा की सारी वो प्रॉपर्टी है। वो बाप दादा ना बोले मैं, मेरे अंदर वो थी एबिलिटी कि मैं पॉलिटिशियन बना और मैंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। मेरा ख्याल उनको ये बोलना चाहिए। और अभी आप देख लें कि वो लंदन की स्ट्रीट्स पे घूमते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और हर दूसरे वीडियो में और मैं समझता हूँ कि आपको आवाम लगता को है तो अभी शऊर आ उनका, चुका है, पटवारियों को भी आ जाना चाहिए नहीं कि आपको खुदारा लगता है अभी कि नून लीग के वर्कर्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं जान दो, सड़कों पे निकलो, हाँ। बाहर निकलो। हाँ। भाई तुम कहाँ हो? तुम खुद तो लंदन की हवाओं में और लंदन के आगोश में हो, घूम फिर रहे हो, और अपनी वर्कर्स को तुमने मरने के लिए रोड पे छोड़ दी। नहीं अभी उनका इलाज शुरू नहीं हुआ होगा। यहाँ की जो रिपोर्ट थी तो उसमें तो श्री मज़ारी की भी आंखों में आंसू आ गए थे, सबके आंखों में आंसू आ गए थे। किस बात का? यही कि बेचारा इतना बीमार है, लेकिन ये बीमारी जो है ये हमेशा गिरफ्तारी के बाद क्यों आती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये बीमारी है, ड्रामा है? ऑब्वियसली ड्रामा है, ड्रामा भी क्या पूरी फिल्म है। तो आप इसको साबित क्यों नहीं कर सके अभी तक? आप देखिए ये अदालतों इसको का काम है, करना चाहिए, सबको नैब दिखाना नैब और चाहिए। अदालतों का काम है। और साबित क्या करना, सब कुछ नजर आ रहा है आपको। नजर सबको आ रहा है लेकिन प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं है। अगर वो बाहर ड्रामे से रह रहे हैं तो यहाँ अदालत पे से उसका उनको सजा प्रॉपर, हुई है। हाँ। और भी उनके मुकदमात चल रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारी मौजूद अदालतें जल्द सबूतों की बुनियाद पे फैसला करेंगे। और उनकी जो एक गलत सियासत है, एक नाहिल हुक्मरान रहे हैं ये लोग, एक नालायक हुक्मरान रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आवाम की अदालत में भी इनको जूते पड़ेंगे और मौजूद अदालतें भी इनको इंशाल्लाह सख्त से सख्त सजा। चीनी स्कैंडल जो आया जहांगीर तरीन का, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं सुनाया गया। अच्छा, by the way, अभी यही बोला जा रहा है, का नाम तो हर जगह आ जाता है, लेकिन जी। आपको ये जानना पड़ेगा जहांगीर तरीन की मेरा ख्याल है 5 या 10% भी नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। जरदारी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, शहबाज शरीफ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। इस चीनी बहरान के अंदर इन सबको फायदा हुआ है। अच्छा, आप अगर परसेंटेज वाइज थोड़ी रिसर्च करें ना, तो आपको पता लगेगा कि जहांगीर जो है तरीन खान बदनाम इसलिए है कि वो हुक्मरान जमात के प्राइम मिनिस्टर के वो साथ खान साहब के साथ हैं इस वक्त। वरना अदरवाइज अगर आप रेशियो निकालें ना, हाँ। तो शहबाज शरीफ और जरदारी की ज्यादा है। अच्छा, ये लोग भी बीच में शामिल हैं। ऑब्वियसली सिंध के अंदर तो सारी शुगर्स मिले हैं, तो क्या है आपकी जरदारी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई अभी तक? ये नैब पे रेफरेंस चला गया है, ये अब फैसले नैब तक का नहीं काम है, आगे पहुंचा है इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर हमारी जो मौजूद अदालतें हैं वो इंशाल्लाह फैसला करेंगी। देखिए लोगों को ये गलत फहमी भी है कि वजीर आजम उठ के कल किसी को सजा दे दें। सजा जजा अदालतों का काम है, हुकूमत का काम है स्ट्रॉन्ग केस बना के अदालतों में जाना और ये रेफरेंसेस नैब को भेजना। फिर नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, फिर नैब डिसाइड करे, अदालतें डिसाइड करें, फिर ये उनकी वो है। यानी कि अभी तक फैसला जो है वो नैब इसका डिसाइड करेगी। ऑब्वियसली नैब को रेफरेंस भेजा है तो नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है या कंप्लीट हो गई है? मेरा ख्याल है नैब इस पे काम कर रहा है। हुकूमत का जो फर्ज था उन्होंने अदा कर दिया, इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई और एक मैकेनिज्म भी बन गया। अब इन्होंने जो शुगर और वीट का जो प्रॉपर एक सिस्टम है, SOPs, वो भी उन्होंने बना लिए हैं। तो देखें क्या होता है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है। तो आने वाले वक्तों में PTI का जो एक मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के साथ किस तरह से नजर आ रहा है आपको? देखें, पाकिस्तान बड़ी जद्दोजहद के बाद बना है। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान की आवाम ने पिछले 70 सालों में बड़े दुख दिखे, बहुत ज्यादा। और हमारे बाद के कंट्रीज जो बने हैं वो हमसे बहुत आगे निकल गए। मेरा ख्याल है हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान देना है और उस लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर ही हम मेक श्योर करें कि वो इम्प्लीमेंट हो
और किसी की गवर्नमेंट किसी दूसरे की गवर्नमेंट आने से रुके नहीं। वैसे तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2023 में भी हम ही जीत के आएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये शऊर आ चुका है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन इस मुल्क से मुखलिस है कौन नहीं है। तो आई थिंक कि अल्लाह इमरान खान साहब को सेहत दे और वो इस मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह चेंज करने जा रहे हैं। मैं अगेन ये कहूँगा, थोड़ी मुश्किलें हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी आवाम से भी है, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये 70 साल का गंद है, ये 2 सालों में नहीं 2 निकलेगा। सालों में कम होगा, कम हुआ भी है, ख़त्म नहीं हो सकता, मुश्किल है। तो मतलब अभी इसको और मैक्सिममली आपको लगता है कितना टाइम लगेगा इसको? इट विल टेक हाउ मच टाइम? देखिए, जो हमें लग रहा है कि जब हम पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं, रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह 5 साल से पहले ही हो जाएगा ये। मतलब 5 साल पूरे करने से पहले आप कोई अच्छा सा देखिए एक चीज़ है ना, मैं आपसे 5 साल लेकर आया हूँ, और इस 5 सालों के अंदर अगर मैं जितने भी मैंने वादे किए थे 50, 100, 150, कुछ पे काम हो जाएगा, कुछ पे चल रहा होगा, कुछ स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये भी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल, यहीं से हम अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें जाना है एक ब्रेक पे। व्यूअर्स, हम कर रहे हैं बात शहजाद कुरैशी साहब से, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। मिलते हैं आपसे एक छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं शहजाद कुरैशी साहब से, और आइए इनसे मजीद चिट चैट करते हैं। सर, शो जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, हम ज़रा उसको लाइट मोड पर लेकर आते हैं। बात करते हैं आपसे आपके बचपन की। बचपन में किस तरह के शरारती थे या खामोश? बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था, बहुत ज़्यादा। मार पड़ती थी? अच्छा, अब्बू बिजनेस में बिजी रहते थे, तो घर में अम्मी होती थी। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। अच्छा। वो बेचारी मारने के बजाय खुद ही रोना शुरू कर देती थी। लेकिन ये कि बहुत शरारती थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद आगे आ जाते हैं आप अपनी कॉलेज लाइफ में। कहाँ से आपने पढ़ा? देखिए, मैंने तो मेरी स्कूल लाइफ में सेंट स्टीफन स्कूल है, वहाँ से पढ़ा। कॉलेज लाइफ के अंदर गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद फिर मैं मेहरान यूनिवर्सिटी चला गया इंजीनियरिंग के लिए, जामशोरो। वहाँ पर 2 साल पढ़ा। उसके बाद समझ में आया कि मेरे जैसा बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता। अच्छा। बन तो सकता था, बनना क्या है? इसकी क्या वजह थी? मैं एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता। मुझे ये पता है मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे एक बेचैनी होती है। Okay. उस बेचैनी के चक्कर में मैं कराची वापस आया, और घर वाले बहुत नाराज भी हुए कि लोग तरसते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तुम्हें सीट भी मिल गई, तुमने फिर भी वो किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत शौक था बिजनेस का। अच्छा, बिजनेसमैन कहलवाने का शौक था आपको? पैसा कमाने का शौक था। अच्छा। जायज तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें फिर ये था कि मेरे भाई ऑलरेडी मीडिया में थे, चैनल्स पे जॉब कर रहे थे। उन्होंने कहा, यार तुम वहाँ क्यों नहीं करते, व्हाइट कॉलर जॉब करो, तुम्हें क्या जरूरत है। फिर अम्मी के प्रेशर से मैंने अपना बिजनेस वाइंड अप किया, जिसका मुझे बहुत दुख भी था। अच्छा। और जितना मैं कमा रहा था उसका कोई 10% पे मैं नौकरी पे लगा। अच्छा। और बड़ा अजीब सा भी लगता था कि मैं पैसे दे रहा होता था, तो मैं अम्मी से सुबह 100 रुपए लेके अपने ऑफिस जाता था। वो कहते थे बस तुम 2-3 साल में काम करो। That was difficult time for you. अपने हाथ से पैसे देना और फिर 10% लेना। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। हाँ। बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो माँ बाप से जब लेता है तो वो है। लेकिन इसमें ये फायदा हुआ कि जब मैं मीडिया में एंटर हुआ और जब मीडिया की लाइफ में आया, तो मुझे लगा शायद यही लाइफ मेरी मर्जी की है। अच्छा। क्योंकि उसमें फिर मैं मार्केटिंग में था, सेल्स में, तो कोई टाइमिंग नहीं थी। मुझे कोई बांध के नहीं रख सकता कि यार आपको 9 to 5 वाला मैं बंदा ही नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें फिर मुझे सोशल होना भी पसंद था, कनेक्शंस बनाना, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था मिलना जुलना लोगों से बहुत अच्छा था। कनेक्शन, तो वो लोगों से इतना घुलना मिलना शुरू किया, मुझे समझ में आया यार ये मेरी जिंदगी थी। फिर उसके साथ साथ अपने फिर बिजनेस भी स्टार्ट किए। फिर इस तरह जिंदगी का सफर चलता रहा। मतलब यहाँ पे आपको लगा कि ये बेटा तेरी लाइफ थी, तू इंजीनियर बनने जा रहा था? मैं इंजीनियर बन के मैं तो पागल हो जाता। अच्छा, कॉलेज लाइफ में प्यार हुआ कभी, मोहब्बत की कभी? अच्छा, स्कूल लाइफ के अंदर हमारे यहाँ बहुत लड़कियां थी,
अच्छा, स्कूल लाइफ में प्यार हो गया था? प्यार तो खैर आपको पता है वो प्यार नहीं होता, वो क्रश होता है, वो बेसिकली मतलब वो उस वक्त तो प्यार की समझ भी नहीं होती प्यार क्या होता है। और मैं जिस कॉलेज में गया था वहाँ लव एट फर्स्ट साइट वहाँ होता है, वो पर attraction 70-80 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 4 लड़कियां थी। और वो 4 लड़कियां पहले से 70-80 स्टूडेंट्स, तो क्या आप इंटरेक्शन ही नहीं होता था। बिल्कुल, हाँ ये कि जब मैं कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर, तो उसमें ऑब्वियसली ये कराची यूनिवर्सिटी में तो रेशियो 80% 70%, हमारे जमाने में कम था, 60% फीमेल स्टूडेंट्स होती थी, मेल आप लगा लें 40। अब तो मेरा ख्याल है जो मुझे सुनने को मिलता है कि 80-90% या तकरीबन गर्ल्स हैं। मतलब हमारे यहाँ खवातीन में रेशियो बहुत बढ़ता जा रहा है, और ये अच्छी बात है कि अपने घरों से लोग निकल रहे हैं, लोग अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, और यही हमारी कौम चेंज होगी। क्योंकि पाकिस्तान की मोर देन 50% आबादी हमारी ये खवातीन की है, और खवातीन को अगर हमने एजुकेट नहीं किया तो इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म होगा। तो लोगों को अवेयरनेस मिल रही है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पहले ये ट्रेंड नहीं था, अब जाके बहुत चेंज हुआ है। ट्रेंड भी नहीं था, दूसरा ये कि क्या करोगी, बस शादी कर लो, शादी कर लो, मैट्रिक के बाद शादी, इंटर के बाद शादी। अब अल्लाह का शुक्र है कि जो भी है, अभी भी कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर लेट्स टेक कराची के अंदर मुझे खुशी होती है कि अब बच्चियां पढ़ रही हैं, और वो अपनी मर्जी की फील्ड, ऐसी ऐसी फील्ड है कि जिसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, घर बैठ के पैसा कमा रहे हैं, और एजुकेशन उसमें उनकी हेल्प कर रही है। तो आप यही समझ लें, दुनिया की जो कौमें चेंज होती हैं वो उसी वजह से होती हैं कि आप उनके, वो कहते हैं ना, आई थिंक नेपोलियन ने कहा था, किसने कहा था कि तुम मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, माएँ दो, मैं तुम्हें एक पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो ये वो सारा वही सिलसिला है। अच्छा, तो फिर आपने यूनिवर्सिटी में गए, तो यूनिवर्सिटी में आपको एक क्रश हुआ या अट्रैक्शन हुई पहली दफा? स्कूल में होता था, यूनिवर्सिटी में तो क्रश हो गया था। वो तो आपको पता है सबसे पहले टीचर से होता है। हाँ, हमेशा याद तो आपको टीचर से हुआ था? हाँ, टीचर से हुआ था। अच्छा, शादी किस उम्र में की आपने? शादी आप समझ लें मैंने बहुत लेट की। अच्छा, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से लेट की, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, कहता हूँ यार ये तो राइट टाइम था, तो मैं सही टाइम पे तो की। मैंने 28 इयर्स में शादी की, जो मैं समझता हूँ मैंने लेट की, मुझे जल्दी कर लेनी चाहिए थी। और लेकिन वो भी अल्लाह जल्दी क्यों कर लेनी चाहिए थी, किस वजह से? आपकी औलाद जवान होती है ना, आपके साथ खड़ी होती है। मैं अपने, असल में मेरे ज्यादातर दोस्त मेमन थे, वो मेमनों की अभी माशाल्लाह, मेरा बेटा भी आप समझ लें 13 साल का है, और जो मेरे दोस्त थे मेमन, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, उनके पोते हो चुके हैं, क्योंकि 24 साल 22 साल के वो, कहने की बात है, ऑब्वियसली 18 साल में उन्होंने शादी कर ली, आगे उन्होंने 18 साल में अपने बेटी की शादी कर दी। तो बेसिकली अब ये एक वो है, लेकिन मेरा ये कि आपने शादी लेट की। शादी लेट की मैंने। तो उसकी क्या वजह थी? पैसा कमाना निकल गए थे? देखिए, या तो आप खानदानी अमीर हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन हम समझते हैं हमारे ऐसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल, उसके अंदर हमें सेल्फ मेड बनना पड़ता है, अपनी तमाम चीजें खुद करनी पड़ती हैं, अपनी सारी आपको मेहनत देखना पड़ता है, और हमारी जो शादियां होती हैं उसके खर्चे भी हमें उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल, शादी वाले दिन भी, जो कि मिडिल क्लास है, शादी वाले दिन भी लड़का जो होता है वो खाने वालों के साथ बहस कर रहा होता है। बहस ना भी करे, मेरा ख्याल है, मुझे तो आज भी याद है कि जो सलामी मिली थी ना, उससे मैंने काफी बिल पे किए थे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये इसमें कहने की बात नहीं, इसमें वाकई कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप एक सेल्फ मेड इंसान हैं, और इंसान अच्छा वही होता है जो अपने खर्चे खुद अफोर्ड करना शुरू हो जाए, तब वाकई उसको कहते हैं कि वो मैच्योर हो गया और उसकी शादी कर देनी चाहिए। वाइफ बताए कैसी है, कोऑपरेटिव है आपके साथ, या कभी लेट रात को आती है? एक तो आप याद रखिएगा, कभी किसी पॉलिटिशियन से नहीं पूछेगा कि आपकी वाइफ के आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिशियन का कोई वक्त नहीं होता, सुबह शाम उसकी लाइफ, अगर वो सच्चा है और सच्चा नहीं भी है, तो उसकी लाइफ शायद दिखावे के लिए बोल दें, या अगर वो ऑनेस्ट क्या कहते हैं पॉलिटिशियन भी है, तो उसको अपनी आवाम की खिदमत करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है, वो है। मैं ये समझता हूँ कि वैसे मीडिया में भी मेरा यही जुनून था, सुबह में जाता था, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता था, शौक था आगे जल्द से आगे बढ़ने का। कभी शक किया उन्होंने आप पे? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि शी इज नॉट शकी। और अच्छी बात ये थी कि वो खुद भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थी, वो खुद भी जॉब कर रही थी, अभी तक जॉब कर रही हैं, एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल LRBT आंखों का, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा उसका नेटवर्क है, उसका जो उसकी मार्केटिंग को हेड कर रही है। दोनों में से बर्थडे कौन याद रखता है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहती। मैं तो, आप यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोग मैं इस तरह का हो ही नहीं, ये जो आपको कहते हैं फिल्मी टाइप का, बर्थडे याद है, आज मंगनी को 40 डेज हो गए,
आज शादी को 6 साल हो नहीं गए नहीं नहीं इतना तो भी मैं नहीं, बिल्कुल मैं भी सिर्फ नहीं ये पूछ रही हूँ कि बर्थडे दोनों में से कौन याद रखता है? Wife. ऑब्वियसली वाइफ Wife. ही रखती होगी, और उसके अलावा आपकी एनिवर्सरी कौन? एनिवर्सरी भी नहीं याद रहती, वो भी भूल जाती एनिवर्सरी इतना याद दिलाया उसने कि अब याद रह जाती है। है। एनिवर्सरी याद रह जाती अब है। याद रह जाती है। बच्चे माशाल्लाह कितने हैं आपके? माशाल्लाह एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या बच्चों में है रुझान के बाबा की तरह हम भी पॉलिटिशियन बने? आपको बेटी देखते हैं? मुझे कहती है। अच्छा। वो मुझे बाबा नहीं कहती अब, जब से मैं एमपीए बना हूँ। एमपीए साहब, ओह मैं एमपीए साहब की बेटी हूँ। ओह उसके अंदर मुझे लगता है कि उसकी डिप्लोमेसी भी नजर आती है, मतलब वो आपको लगता है कि वो स्पॉन्टेनियसली जवाब भी दे लेती है। हाँ। और वो थोड़ी सी एक नडर, एक बेबाक टाइप की वो है, तो मुझे डर लगता है कि वो उसके अंदर वो है। बाकी मेरा बेटा सीधा साधा सा है, उसको बस क्रिकेट का शौक है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ये पढ़ाई से भागती भी है और साथ साथ वो सारे वो जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वाले जो मैं वही कहने जम्स है ना, लगी वो थी। सारे वो हैं। मतलब आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स में आएगी? देखिए मेरा ये है जम्स वो लग कि रहे हैं आपको? मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ को भी बोला हुआ है, मेरा बेटा जो बनना चाहे ना वो बने। बिल्कुल अच्छा इंसान, बिल्कुल, सबसे पहले एक अच्छा मुसलमान बने। बिल्कुल। लेकिन वो जो चीज भी करना चाहता है मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा। डॉक्टर, इंजीनियर, फला, मैं अपनी ख्वाहिशात उस पर क्यों वो करूं? उसकी लाइफ है, वो देखे वो किस चीजों में अच्छा है और वो बनना चाह रहा है, तो आई विल सपोर्ट हिम। खाना किस तरह का पसंद है आपको? कॉन्टिनेंटल, देसी या चाइनीज? खाना मुझे देसी पसंद है। अच्छा और खाने के मामले में बहुत ही ज्यादा 3-4 आइटम्स तक घूमता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। बिरयानी बहुत पसंद है, कढ़ाई बहुत पसंद है, और उसके अलावा बारबेक्यू पसंद है। कभी खुद कुकिंग करता है? अच्छा, ये भी मेरी वाइफ से अगर आप पूछेंगे तो वो कभी खुश नहीं रहती। मैं किचन में जाके पानी भी नहीं पीता। क्यों? ये बचपन से मुझे ये है कि मर्द का क्या काम है किचन में, हालांकि ये गलत है। हाँ। मैं इसको वो करता हूँ, लेकिन मुझे चाय बनाना भी नहीं आती सही तरह। अच्छा, मैं कभी अगर वाइफ के चाय लिए टी चाय बैग भी की- नहीं बनाए? कभी वाइफ के लिए चाय बनाई हो, मॉर्निंग टी कुछ इस तरह नहीं, से? कभी नहीं की, कभी भी नहीं कभी बनाई? भी नहीं की। और लेकिन और चीजों में उसको पता है कि मतलब बाकी कामों में हाथ बटाते चीजों, हैं? हाँ, बाहर के सारे काम चीजें वो, बस वो इस चीजों में कमजोर हूँ। उसमें मैं समझता हूँ कि मेरी अम्मी भी कभी कभी कहती है मैंने तुम्हें बिगाड़ा हुआ था, क्योंकि हमें हमारी माँ ने बड़ी वो कहना चाहिए लाड से प्यार हाँ। मतलब पाला है। अब्बू सख्त थे, लेकिन अब्बू मसरूफ रहते थे, तो उनकी जब हम अब्बू आते थे तो हम बड़े सीधे साधे और बड़े अच्छे बन जाते थे। और हमारी अम्मी की आदतें नहीं थी कि बच्चों की शिकायतें लगाएं, चीजें करें। लेकिन अम्मी हमें इमोशनली बहुत सारे काम हमसे करवा लेती थी। उनकी आंखों में आंसू आया, आज भी वो उन्हें कुछ चीज समझ में नहीं आती है, चीजें होती हैं तो वो फोर्सफुली नहीं कराती, लेकिन वो घुमा फिरा के वो इमोशनली ब्लैकमेल कर लेती हैं। एक ऐसी बात करती हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं होता। वो आपको पता है कि ये हुनर सिर्फ माओ में होता हाँ, है माँ में। कि जो अपने बच्चों से काम निकलवाना काम निकलवा लेती। खूब जानती हैं। स्पोर्ट्स में थे, स्पोर्ट्स खेलते थे? स्पोर्ट्स में मैंने बैडमिंटन बहुत खेला है, अच्छा और क्रिकेट का मैं बहुत दीवाना था। अच्छा। और बिल्कुल मैंने अपने आप को, मेरी अम्मी भी कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा गोरे थे बचपन में, तुम बुरा हाल कर लिया। मैंने कहा अम्मी रेसिज्म की बात ना करें, अच्छा। सांवला भी है तो भी मुझे कबूल है, लेकिन बताती हैं कि तुम बहुत ज्यादा। असल में मुझे 2-3 चीजों का शौक था। एक ये कि आप लोगों में जाने का, उनसे मिलने का। मैं छोटा सा होता था, मतलब सोशल रहने छोटा का 7-8 साल का शौक। था मैं, और पूरा दिन गायब हो जाता था। घर वाले ढूंढते रहते थे किधर है, मैं आ जाता था। तो मुझे इसीलिए मेरा जो पब्लिक डीलिंग है, जो देखिए कुछ चीजों का अगर नुकसान है तो उसका फायदा भी होता है। सोशल बहुत हूँ, इंटरेक्शन बहुत अच्छी तरह कर लेता हूँ, और कहीं भी जाता हूँ तो अनकंफर्टेबल फील नहीं करता। उसके एनवायरनमेंट के लिहाज से ये अपने आपकी आप को ढाल एक्स्ट्रा लेता हूँ। क्वालिटीज है। ये इसी वजह से आई है ना, पीटीआई के मेंबर जैसे अब होने मैं के अपने बेटे अलावा। में ये फील हाँ, करता हूँ। मैं हाँ। कल ही अपनी वाइफ से और अपने भाई से कह रहा था कि अब हम जिस तरह से हम डिफेंस में रहते हैं तो वहाँ लोग एक दूसरे का पता भी नहीं होता। उसमें ये कि आपकी जो कहना चाहिए नेगोशिएशन स्किल्स, या जो भी आपकी स्किल्स मतलब पहले ये वो होता बच्चे था में कि- कमी है। हाँ, हाँ। क्योंकि आपको ये होता था बातचीत किससे करनी है, क्या करना है। अब मैं अपने बेटे को तकरीबन लास्ट 2 वीक से जाता हूँ, कहता हूँ जाओ सब्जी वाले से डील करो, चाहे वो डील करो, क्योंकि ये बड़ा मसला आता है। हाँ। इसमें वो एजुकेशन में तो बहुत तेज हो गया, लेकिन पब्लिक डीलिंग में आपको होना जरूरी है, क्योंकि जितना वो पब्लिकली स्मार्ट होगा तो एजुकेशन उसके उतनी ही काम आएगी। अगर वो एजुकेशन में जितना भी अच्छा है और पब्लिकली स्मार्ट नहीं है तो उसको वहां पर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं कि मतलब बच्चे में इतने स्किल्स होने चाहिए कि वो लोगों से भी बात एक करने घबराहट ना हो, हाँ, एक हिचकिचाहट ना हो। हाँ। आप अजीब सा अनकंफर्टेबल फील ना कर रहे हो, आपको पता हो यार मुझे ये बात करनी, तो क्या हुआ। देखिए गलती इंसानों से होती है,
मुझसे हजारों, मैं उसको यही समझाऊं, हजारों गलतियां हमसे होंगी, आपने गलती के बाद घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने उसको रेक्टिफाई करना है, तो फिर आपको बिल्कुल। प्रॉब्लम है क्या? शहजाद कुरैशी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त होने जा रहा है खत्म, लेकिन आपसे बात करके बिल्कुल यकीन करें दिल नहीं चाह रहा शो का वक्त खत्म हो। Thank you so जाते much. जाते हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई एक अच्छा बस मैसेज मैं देना यही चाहेंगे? कहूंगा कि खुदारा किसी के आलाकार ना बने, किसी के कहने पे ना चलें। मुल्क बहुत प्यारा है, इस मुल्क की खिदमत किसी तरह भी, जरूरी ना पॉलिटिशियन बन के ही करें, आप जिंदगी के किसी भी शोबे में आप समझते हैं कि इस मुल्क में आप चेंज ला सकते हैं, तो आप लेकर आए। ये मैं यकीन करें पॉलिटिशियन होने की वजह से नहीं बोल रहा, मैं सबको ये बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं था, मैं यकीन करें मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, और आप भी शुक्र अदा करें। और जो अल्लाह ने आपको रहमतें दी है ना, उसमें जो भी उस दायरे में कुछ कर सकते हैं छोड़ जाएं, जिंदगी यूं खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता मैं कितने साल, कितने मिनट, कितने घंटे और जीऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मरने के बाद लोग आपको याद रखें और कहें बंदा अच्छा था। बस ये मेरी जिंदगी का एम है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।